ठीक, तो कल यहाँ पे देख रहे थे मापन की पद्धतियां। तो मापन की विभिन्न पद्धतियां होती हैं। तो कितनी पद्धति होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। एक सीजीएस पढ़े थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्रांसीसी या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। दूसरी होती है एफपीएस, फुट पौंड सेकंड। ठीक है, तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को यहाँ पे पौंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और इस पद्धति को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटेन में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। एमकेएस जो है ये मापन की बड़ी पद्धति कहलाती है, और सीजीएस मापन की छोटी पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमकेएस है सबको पता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में इसमें लेते हैं ना, बड़ा रूप है ये। अब ये एसआई पद्धति क्या है? तो मैंने बताया था कि ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को क्यों लिया गया? क्योंकि विभिन्न जो कंट्री हैं, विभिन्न जो देश हैं, वो अपने यहाँ पे मापन की अलग अलग पद्धति का यूज कर रहे हैं। तो एक दूसरे देश से दूसरे देश में हम यदि किसी लिटरेचर को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उस समय वहां पे दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या किया गया? वैज्ञानिकों द्वारा पूरे विश्व में एक पद्धति को स्वीकार किया गया। तो वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई, तो वहां पे उन्होंने एक पद्धति को स्वीकार किया, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति में इसका जो फ्रांसीसी नाम लिया गया है, इसका जो फ्रांसीसी नाम है उसको क्या बोलते हैं? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसको बोलते हैं। तो यहीं से एस और आई को लिया गया, जिसको क्या बोला गया? एसआई पद्धति इसको बोलेंगे। ठीक, तो एसआई पद्धति में क्या किया गया कि सबसे पहले जो मात्रक और जो राशियां चुनी गई, वो 7 राशियां चुनी गई, जिनको क्या बोला गया? मूल राशियां। उसके बाद में उनको पता चला कि नहीं, 2 राशियां और लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बाद में जब नेक्स्ट मीटिंग हुई, तो उस समय वहां पे वैज्ञानिकों ने 2 राशियों को और सम्मिलित किया, जिसको क्या गया बोला गया? वहां पे पूरक राशियां बोला गया। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे मापन की जो पद्धतियां हैं। ठीक है, इसमें जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियां होती हैं उसको आपको याद रखना है। तो एसआई पद्धति में या एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियां, मूल राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और 2 पूरक राशियां, पूरक राशियों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यहां पे होती हैं। तो यहां पे देखेंगे जो मूल राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो जो मूल राशियां हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ठीक है, और इनके जो मात्रक हैं, इनके जो यूनिट हैं, और दूसरा इनके जो संकेत हैं, यानी इनका जो सिंबल है। क्या यहां पे लिया गया? तो एक यहां पे लिया गया लेंथ, जिसको बोलते हैं लंबाई। दूसरा लिया गया मास यानी द्रव्यमान। एक लिया गया यहाँ पे समय यानी टाइम। एक लिया गया टेम्परेचर। एक ली गई विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। एक ली गई पदार्थ की मात्रा। और एक ली गई यहाँ पे पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक था यहाँ पे ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ठीक। अब इनके जो यहाँ पे मात्रक हैं, वो मात्रक इसके क्या है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें जो लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक है, सॉरी, इसमें जो लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या लिया गया यहाँ पे, मीटर। द्रव्यमान का लिया गया किलोग्राम। समय का लिया गया सेकंड। टेम्परेचर का लिया गया केल्विन। विद्युत धारा का लिया गया एम्पियर। ठीक। और पदार्थ की मात्रा का लिया गया मोल। और ज्योति तीव्रता का लिया गया कैंडेला। ठीक। तो ये कौन से मात्रक हैं, ये एसआई मात्रक इन्हीं को बोला जाता है, ये एसआई मात्रक हैं यहाँ पे इनके। ठीक। और इनके जो यहाँ पर संकेत लिए गए, इनके जो यहाँ पे ये संकेत लिए गए, तो मीटर को दर्शाया गया स्मॉल एम से, किलोग्राम को दर्शाया गया स्मॉल के स्मॉल जी से, सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, मोल को स्मॉल एम ओ एल से, और कैंडेला को स्मॉल सी डी से यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है। तो जो वैज्ञानिक के नाम पे होते हैं, ये वैज्ञानिक के नाम पे हैं, तो वैज्ञानिक नाम पर कैसा रहता है, कैपिटल लेटर रहता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक के नाम पे जब उसको लिखते हैं तो कौन सा लेटर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर पे उसको लिखा जाता है, तो बाकी जो है वो स्मॉल लेटर में वहां पे रहेंगे। ठीक। अब इसके बाद में पूरक मात्रक लिए गए यहाँ पे, ये तो थोड़ा सा क्या है, ये ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे इसके बाद में क्या लिए गए, पूरक मात्रक लिए गए। तो इसमें जो पूरक मात्रक हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये दो होते हैं, एक होता है समतल कोण, प्लेन एंगल इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है घन कोण, जिसको कि सॉलिड एंगल बोलते हैं, है ना। घन कोण हम पढ़ते हैं इल्यूमिनेशन में, समतल कोण आप लोग पढ़े होंगे जियोमेट्री में, है ना। तो जो समतल कोण है, इस समतल कोण को किस में मापा जाता है, रेडियन में। तो इसको मापा जाता है रेडियन, इसकी एसआई इकाई है। और जो घन कोण है इसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है। तो रेडियन को आर ए डी से और स्टेरेडियन को एस टी डी से, यहाँ पे एस आर से इसको यहाँ पे दर्शाएंगे। तो स्टेरेडियन को यहाँ पे किस दर्शाएंगे, यहाँ पे एस आर से। तो इस प्रकार से ये 7 मूल मात्रक और 2 यहाँ पे पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है। और ये जो पूरक मात्रक हैं ये कैसे होते हैं, विमाहीन। विमाहीन यानी क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है। इनकी कोई यहाँ पे विमा नहीं होती है, इनकी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होते हैं। और जितने भी हमारे ये मूल मात्रक है सभी कैसी होती हैं, यहाँ पे अदिश राशियां होती हैं। ये कैसी राशियां होती हैं, अदिश स्केलर क्वांटिटी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये सभी कौन सी राशियां हैं, यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी हैं, अदिश राशियां। जब अदिश अदिश पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे आप।
ठीक, नोट कर लिए। तो यहाँ पे इनको कैसे परिभाषित किया गया, कैसे निर्धारित किया गया कि भाई इसी को हम 1 मीटर बोलेंगे, इसी को हम 1 सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो पेरिस के पास में एक स्थान है सेवरस, सेवरस सुने होंगे, पेरिस के पास में, पेरिस फ्रांस में है ना पेरिस, तो फ्रांस में पेरिस के पास में एक स्थान है और उस स्थान का नाम क्या है, सेवरस। तो इस स्थान पे जो वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि भार और माप, भार और माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। ठीक है, तो वहां पे एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ रखी हुई है। तो उस प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ है, ठीक है, उस पे क्या किया गया है, एक मार्क कर दिया गया है कि भाई ये प्लेटिनम इरिडियम की छड़ है, और इस प्लेटिनम इरिडियम की छड़ पे क्या कर दिया गया है, इस तरह से 2 चिन्ह लगा दिए गए। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन, और जो प्रेशर है वो लगभग कितना है यहाँ पे 1 बार, इतना प्रेशर है। तो इन 2 चिन्ह के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितना माना गया है, यहाँ पे 1 मीटर माना गया है। ठीक है, तो ये जो छड़ है किसकी ली गई है, वहां पे प्लेटिनम इरिडियम की छड़ वहां पे ली गई है। ठीक है, इसी के साथ ही इसमें दूसरा यहाँ पे लिया गया कि जो क्रिप्टॉन होता है यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे शुद्ध क्रिप्टॉन को लिया गया। अब ये जो शुद्ध क्रिप्टॉन है इसे नारंगी लाल रंग की जो प्रकाश की तरंगे हैं, वो प्रकाश की तरंगे वहां पे निकलेंगी। ठीक है, और उन तरंगों का जो मान होगा वो लगभग होगा 16,50,763। इतनी तरंगे जितने क्षेत्र में समाहित होंगी उसको क्या बोला जाएगा, वहां पे 1 मीटर बोला जाएगा। तो 2 तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शुद्ध क्रिप्टॉन में नारंगी लाल रंग की जो तरंगे निकलेंगी, कितनी तरंगे, 16,50,763 तरंगे जितने क्षेत्र में समाहित होंगी। ठीक है, उस एरिया को, उस लंबाई को क्या बोला जाएगा वहां पे, ठीक है, तो उसको वहां पे 1 मीटर के समतुल्य माना जाएगा। तो उसमें नोट कर लीजिए, पॉइंट डाल के फर्स्ट लिखिए, शुद्ध क्रिप्टॉन से निर्वात में, शुद्ध क्रिप्टॉन से निर्वात यानी वैक्यूम में नारंगी लाल, ऑरेंज रेड कलर की 16,50,763, 16,50,763 तरंगे जितनी लंबाई में समाहित होती हैं, जितनी लंबाई में, तरंगे यानी वेव जितनी लंबाई में समाहित होती हैं उसे 1 मीटर कहते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम यहाँ पे किसको बोला गया, तो 1 किलोग्राम बोला गया कि जो कार्बन 12 है, यहाँ पे कार्बन 12 का 5.0188 इंटू 10⁻²5, ठीक है, इतने जो एटम होंगे, इतने जो परमाणु होंगे, इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, यानी कि इन परमाणुओं का जो मास होगा, इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, इसका जो मास होगा, उसको क्या बोला जाएगा, वहां पे 1 किलोग्राम का द्रव्यमान बोला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 इतने जो परमाणु हैं, इनका जो द्रव्यमान होगा वो किसके समतुल्य माना गया, 1 किलोग्राम का। तो उसमें नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख के, एटॉमिक स्केल, एटॉमिक स्केल, परमाणुवीय स्केल, एटॉमिक स्केल, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के, ये लिखे 0.5
सॉरी 5.0188 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान, एटम का मास, परमाणुओं का द्रव्यमान, एटम का मास 1 किलोग्राम के समतुल्य माना गया। ठीक, इसके बाद में 1 सेकंड किसको माना गया? तो यहां पे 1 सेकंड किसको माना गया? तो जो सीजियम होता है, सीजियम 133, ये जो परमाणु है ये क्या करता है? कंपन करता है, यानी कि वाइब्रेशन करता है। तो इसके कंपन को, इसके वाइब्रेशन को यहाँ पे गिना गया। तो कितने वाइब्रेशन करता है ये? 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख, ठीक है, 31,770। इतने वाइब्रेशन करने में, इतने कंपन करने में जितना समय लगाता है, वो समय किसके समतुल्य माना गया? यहाँ पे 1 सेकंड के समतुल्य माना गया। जैसे कभी न्यू ईयर का समय होता है, रात के 12 बजने से पहले उन लोग टीवी में आके सब कमेंट्री वमेंट्री देते हैं ना कि अब 1 सेकंड बचा है, 10 सेकंड बचा है ना? तो उस समय आपको बताते हैं उन लोग कि ये किससे निर्धारित किया जाता है समय? सीजियम वॉच से, सीजियम घड़ी से। तो यही सीजियम है। तो सीजियम 133 जो होता है, ठीक है, इसी के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है कि सीजियम 133 के जो एटम्स है, परमाणु है, ठीक है, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770, इतना वाइब्रेशन करने में जो समय लगाते हैं वो समय अंतराल किसके इक्वल होता है? 1 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा सीजियम 133, सीजियम 133 परमाणु, एटम, ये लिखिए 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन या कंपन, वाइब्रेशन या कंपन करने में जो समय लगाते हैं, जो समय लगाते हैं उसे 1 सेकंड के इक्वलेंट, 1 सेकंड के समतुल्य मानते हैं। ठीक, तो 1 केल्विन किसको माना गया? 1 केल्विन, तो एक होता है जल, जो होता है वाटर, जो होता है जल का होता है यहाँ पे त्रिक बिंदु। तो जल का त्रिक बिंदु का मतलब क्या होता है कि जल जो होता है इसमें जलीय, ठीक है, दूसरा बर्फ और जल वाष्प, ये तीनों अवस्थाएं रहेंगी एक ही टेम्परेचर पे, एक तापक्रम पे जल में, ठीक है, जलीय अवस्था भी रहेगी, उसमें बर्फ भी बना होगा और उसमें जल वाष्प भी होगी। तो जिस ताप पर होता है वो ताप कितना होता है? यहाँ पे 273.16 केल्विन होता है, ठीक है, और एक प्रेशर भी निर्धारित किया जाता है, उतने दाब और इतने ताप पर ये तीनों अवस्थाएं वहां पे प्राप्त होती हैं। तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? वहां पे त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो इस त्रिक बिंदु का 273.16, ठीक है, इसका इतना भाग, ठीक है, जो होगा उसको वहां पे क्या बोला जाएगा? वहां पे 1 केल्विन टेम्परेचर उसको बोला जाता है। बात समझ में आई? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु के ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक, के ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का, टेम्परेचर का ये लिखे 1/273.16, 1/273.16 पार्ट या भाग 1 केल्विन कहलाता है। तो यहां पे एक कैंडला, यहां पे किसको बोला गया?
ठीक है। तो एक कैंडेला के लिए 540 गुणित 10 की घात 12 हर्ट्ज, इतनी हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का कलर किस पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो लिया गया एक कैंडेला को, तो आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 540 गुणित 10 की घात 12 हर्ट्ज, इतनी आवृत्ति, और 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। ठीक है, इतनी तीव्रता का जो रेडिएशन है, रेडिएशन यानी कि विकिरण है। यदि कोई स्रोत जो है, कोई लाइट का स्रोत है यहाँ पे इस प्रकार से, और ये लाइट का स्रोत क्या कर रहा है यहाँ पे 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और इतने वॉट स्टेरेडियन तीव्रता का विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो स्रोत है वो कितनी वैल्यू का है, इसकी ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है, 1 कैंडेला है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए, यदि कोई प्रकाश स्रोत (540 गुणित 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति, 540 गुणित 10 की घात 12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन तीव्रता का विकिरण उत्सर्जित करता है, तो उस स्रोत की ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उस स्रोत की ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे लास्ट बचा है आपका 1 मोल। तो 1 मोल किसको बोला गया? ठीक है, तो पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है, वह द्रव्यमान है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें उसके जो अवयवी परमाणु है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यदि किसी पदार्थ में उसके जो अवयवी परमाणु हैं, इनकी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, एवोग्रेडो, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है यहाँ पे, तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतनी संख्या होती है। तो यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में जो परमाणु है, उसके जो अवयवी परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एवोग्रेडो संख्या के बराबर है। इतनी संख्या है परमाणुओं की। तो जैसे कोई ये पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या है, यहाँ पे परमाणु है, और ये परमाणुओं की संख्या किसके बराबर है, एवोग्रेडो संख्या के बराबर है। तो एवोग्रेडो संख्या इतनी है, यानी परमाणु की संख्या इतनी होगी। या फिर बोल सकते हैं कि कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 में के 0.012 किलोग्राम, इसमें जितने परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यदि किसी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या किसके बराबर है, कार्बन 12 के इतने किलोग्राम में जितने परमाणु आते हैं कार्बन के, इतने किलोग्राम में कार्बन के जितने परमाणु आते हैं, उन परमाणुओं की संख्या के बराबर है, या फिर एवोग्रेडो संख्या के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, हम वहां पे उस पदार्थ की मात्रा को क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके
परमाणुओं एटम्स की संख्या, जिसमें उसके परमाणुओं एटम्स की संख्या एवोग्रेडो एवोग्रेडो संख्या एवोग्रेडो संख्या, या ये लिख लो ब्रैकेट में, एवोग्रेडो संख्या कितनी होती है उसको लिखिए 6.023 इंटू 10⁻23, या कार्बन C12 कार्बन C12 के कार्बन C12 के 0.012 किलोग्राम 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के में परमाणुओं की एटम्स की संख्या के बराबर होती है, तो उसे एक मोल कहते हैं, तो उसे एक मोल कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक मोल उसको यहां पे बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे परिभाषित किया गया कि एक सेकंड किसको बोलेंगे, एक किलोग्राम किसको बोलेंगे, ठीक है, एक कैंडेला किसको बोलेंगे, और एक केल्विन किसको बोलेंगे, एक मोल किसको बोलेंगे। तो इस प्रकार से इन चीजों को यहाँ पे परिभाषित किया गया। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि एक केल्विन जो होता है वो कितने टेम्परेचर के बराबर होता है, तो 1/273.16 केल्विन के बराबर होता है ना। बात समझ आ रही ना। तो ये आपको वो संख्या है, एवोग्रेडो जो है वो वैज्ञानिक के नाम पे एक संख्या निर्धारित की गई है, उसको एवोग्रेडो संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग एवोग्रेडो संख्या, समझ में आया ना। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी जो एटम होता है, परमाणु होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पे, परमाणु, परमाणु यानी हो गया ये एटम। अब यदि हम दो एटम को मिलाएंगे, दो परमाणु को मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक अणु बन जाएगा। अणु यानी क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब जो दो या अधिक अणु को मिलाएंगे, तो दो या अधिक अणु को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, वहां पे पदार्थ बनता है, सब्सटेंस बनता है वहां पे। ठीक है, तो परमाणुओं को मिलाने से क्या बनता है, अणु, और अणुओं को मिलने से क्या बनता है, वहां पे पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। तो जो एक होता है अणु भार और दूसरा क्या होता है, परमाणु भार। तो अणु भार को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, और इसको क्या बोलते हो, एटॉमिक वेट। तो जो अणु भार है ये किसके लिए आता है, यौगिक के लिए, यौगिक के लिए लेते हैं। यौगिक यानी क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड किसको बोलते हो, यौगिक किसको बोलते हो, जो दो या अधिक चीजों को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि H2O, ये किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, और इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे अणु भार लेना पड़ेगा। और जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु भार जो होता है ये किसके लिए लेते हैं, यहाँ पे तत्वों के लिए लेते हैं। तत्वों को क्या बोलते हो, एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे वहां पे, परमाणु भार। या लिखा हुआ है सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, वहां पे परमाणु भार। लेकिन यदि लिखा हुआ है O2, तो अब इसमें क्या हो गए, दो परमाणु, तो क्या बन गया ये अणु, तो इसको क्या बोलोगे, दो परमाणु मिलके क्या बना देंगे, अणु। तो इसके लिए क्या लोगे, फिर वहां पे अणु भार लोगे। ठीक है, तो जो मोल यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जो मोल है वो मोल का मतलब क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है। तो भौतिकी में जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा को कैसे लिया जाता है, तो उसके अणु भार और परमाणु भार के द्वारा उसको वहां पे कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है। तो इसको नोट करना है तो कर लो, फिर आगे देखते हैं इसमें।
इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक जो कि वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं। हैं तो यहां पे देखेंगे भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और उनके जो वैज्ञानिक के नाम पे मात्रक यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये एसआई मात्रक है उनका, और ये उनका यहाँ पे सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो उसमें लिख लो वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक। तो सबसे पहले जो बल है, बल यानी क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का जो मात्रक है एसआई मात्रक वो क्या है, न्यूटन। तो जो न्यूटन है ये किसके नाम पे रखा गया है, यहाँ पे वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो क्या है, यहाँ पे डाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक न्यूटन होता है उसमें कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम में अक्सर यहाँ पे पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पे कार्य और ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तो कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। तो इन्होंने बताया था किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वहां पे जूल होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, उसकी अर्ग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। और एक जूल जो होता है इसमें कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁷ अर्ग इसमें यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन, जूल, ये जो दोनों मात्रक हैं डाइन और अर्ग, है ना, ये रिलेशन और इनकी मात्रा आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। इसके बाद में शक्ति। शक्ति यानी क्या होता है, पावर। तो शक्ति यानी पावर है। तो पावर की क्या यूनिट होती है यहाँ पे, वॉट, ठीक है। तो सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे वॉट होती है। और ये जो वॉट होता है ये किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि एक जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वॉट सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 जूल पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो वॉट जो है वो वैज्ञानिक का नाम है, और 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड के वो बराबर होता है। और यहाँ पे लिखेंगे इसको यहाँ पे अर्ग सेकंड, ठीक है। तो जूल सेकंड और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, ये अर्ग सेकंड रहेगा, ठीक है। इसके बाद में दाब। दाब जो होता है इसको क्या बोलते हो, प्रेशर। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो दबाव लगता है, फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एसआई इकाई क्या हो जाती है यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको पास्कल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, पास्कल सुने होंगे आप लोग, पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल जी के नाम पे इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन को क्या लिखते हो, डाइन, तो इसको क्या लिखोगे, डाइन, और मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेशर का हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
या इसको बोलेंगे बैरी, बैरी। तो बैरी इसको यहां पे बोला जाता है प्रेशर के लिए, ठीक। इसके अलावा होता है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको यहां पे बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है पाइजोली, ठीक है, इसकी स्पेलिंग है पाइजोली। तो पाइजोली के नाम पे इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक। और इसका जो सीजीएस मात्रक है यहाँ पे वो जाएगा डाइन में आ जाएगा, डाइन सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको पॉइज को बोलते हैं, पॉइज, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, पॉइज। इसके बाद में है आवृत्ति। आवृत्ति का तो सबको पता ही होगा आप लोग को, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसका होता है यहाँ पे हर्ट्ज, एच जेड से शो करेंगे। या। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोले वो वाले को एक दे देना, वो वाला का वो सर के पास में है। हाँ उसको सर, एक दे देना सर। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होती है, दूरी की छोटी यूनिट जो होती है, वो यहाँ पे कौन सी होगी? तो एक होती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे डेसीमीटर, ठीक है। एक होता है यहाँ पे डेसीमीटर, तो डेसीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻1, ठीक है। एक होता है यहाँ पे मीटर में, है ना, ये मीटर। तो एक डेसीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। उल्टा हो गया क्या? और दूसरा जो होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। और एक होता है यहाँ पे मिलीमीटर, तो मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। इसके बाद में होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर तो 10⁻ क्या होता है, -6 मीटर होता है। एक होता है नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। एक होता है एंगस्ट्रॉम, उसको बोलते हैं, कई बार ये वर्ड आता है एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके बाद में एंगस्ट्रॉम के बाद में यहाँ पे देखेंगे एक होता है फर्मीमीटर, एक होता है फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर जो होता है
ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु के कि नाभिक का व्यास किसमें होता है, तो परमाणु का जो नाभिक होता है तो ये होता है परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास यानी कि डायामीटर ऑफ एटम, और ये होता है नाभिक का व्यास यानी कि डायामीटर ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो नाभिक का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है, और परमाणु का जो व्यास होता है वो 10⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हो गया, नोट कर लिए सब। तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि एक जो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, सबको पता है 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। लेकिन एक जो मील होता है, एक 1 माइल उसको बोलते हैं, 1 मील, तो ये होता है 1.609, ठीक है, किलोमीटर। तो जो 1 माइल होता है, 1 मील होता है, वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.609 किलोमीटर के ये बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में जो यूनिट ऑफ टाइम होती है, समय का जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक। ठीक है, तो एक तो सबको पता है कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक, दूसरा आपको ये पता है, यदि बोलेगा कि जो शेक है, शेक, शेक किसका मात्रक होता है, तो शेक किसका मात्रक होता है, समय का। ठीक है, तो जो शेक है, ठीक है, किसका मात्रक है, ये समय का मात्रक होता है। ठीक है, तो जो एक शेक है ये किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, वो पूछ लिए जाते हैं कि सबको पता है सेकंड क्या है, समय का मात्रक है, तो शेक भी जो है वो समय का मात्रक है, और एक शेक में कितने सेकंड होते हैं, तो 10⁻⁻8 सेकंड यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब एक सेकंड को यहाँ पे हम और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको पता पड़ना पड़ेगा कि एक होता है सौर दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सौर दिवस, सोलर डे इसको बोलते हैं। ठीक है, सोलर डे का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में दिन के समय पर, ठीक, सूरज जो है ये सन है, यहाँ पे ये अर्थ है, तो पृथ्वी पर दिन के समय में सूरज की जब एकदम लंबवत है, एकदम शीर्ष पे है, तो इस समय इसकी जो उच्चतम दूरी है, ये मैक्सिमम दूरी है, यहाँ जब सूरज हमारे पृथ्वी के शीर्ष पे है तो उस समय उसकी उच्चतम दूरी यहाँ पे लेंगे। ठीक है, आज ले लिए, ठीक, कल भी ऐसा ही लेंगे। तो इन दो दिनों के मध्य जो हमने ये दूरी ली हुई है उसको क्या बोलते हैं, वहां पे उसको बोला जाता है वहां पे मध्याह्न। क्या बोलते हैं उसको, मध्याह्न। तो मध्याह्न उसको बोला जाता है। जैसे आज पीक पे हमने सब सन पीक पे था, उस टाइम को ले लिया, और कल फिर हमने क्या लिया, उसी टाइम को लिया, तो 2 दिनों के शीर्ष के टाइम को के अंतराल को क्या बोलेंगे, वहां पे मध्याह्न बोलेंगे। ठीक है, तो 2 मध्याह्न का जो समय होता है, वो 2 मध्याह्न के का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, सौर दिवस बोलते हैं। तो 2 मध्याह्न के मध्य का समय क्या कहलाता है, सौर दिवस। और जो एक सौर दिवस होता है, वो एक सौर दिवस में लगभग कितने होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। तो एक सौर दिवस में इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/86400 इसको हम डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, 1 सेकंड उसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें पहले नोट करिए, सौर दिवस में उसको लिखिए, उसमें लिखिए
जब सूर्य आकाश में सीधे जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, तो उस समय को मध्याह्न कहते हैं। तो उस समय को मध्याह्न कहते हैं। दो क्रमागत यानी लगातार दो क्रमागत मध्याह्नों, दो लगातार मध्याह्नों के मध्य का समय सौर दिवस कहलाता है। तो दो लगातार मध्याह्नों का समय सौर दिवस कहलाता है। ये लिखिए, एक सौर दिवस में कितने सेकंड होते हैं? तो 86,400 सेकंड होते हैं एक सौर दिवस में। और यदि हम 1/86,400 सेकंड से भाग दे दें तो हमको क्या मिलेगा? फिर वहां पे 1 सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो एक सौर दिवस का कितना भाग होता है ये? तो 86,400वां भाग होता है सौर दिवस का। तो सौर दिवस का हम बोल सकते हैं कि 86,400वां भाग क्या होता है? 1 सेकंड होता है। इसके बाद में यहां पे देखेंगे विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला है। अच्छा, इसके बाद में अभी वो नहीं लिखे ना अपन, अभी क्षेत्रफल वगैरह के मात्रक बचे हुए हैं, उसको लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में विमीय सूत्र देखेंगे। तो इसके बाद में यहां पे देखिए जो मात्रक होते हैं क्षेत्रफल, तो उसमें लिखिएगा क्षेत्रफल के मात्रक। यानी कि यूनिट ऑफ एरिया। तो यहां पे देखेंगे कि जो 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में यहां पर कितने वर्ग फीट होते हैं? कितना वर्ग फुट होता है? तो ये 43,000 कितना होता है? 560। 43,560 फुट होते हैं। ठीक है, वर्ग फुट बोलेंगे उसको। वर्ग फुट। ठीक है, तो 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं? 43,560 वर्ग फीट होते हैं, स्क्वायर फीट वहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि 1 एकड़ में ही यदि वर्ग मीटर बोलेगा तो 4046.94 ये वर्ग मीटर होते हैं। इतने वर्ग मीटर होते हैं। यदि इसी को डिसिमल में पूछेगा तो 100 डिसिमल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 1 एकड़ में वर्ग फीट बोलेगा तो 43,560, 43,560, और वर्ग मीटर होते हैं 4046.94 वर्ग मीटर होते हैं, और 100 क्या होते हैं? यहाँ पे डिसिमल होते हैं। इसी प्रकार जो 1 हेक्टर होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये वर्ग फीट नहीं है, ये वर्ग मीटर है, इसको याद रखिए, वर्ग मीटर है ये। या फिर बोल सकते हैं कि 2.47 एकड़ होता है। तो 1 हेक्टर में कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़ यहाँ पे होता है। या बोल सकते हैं कि 100 जो हेक्टेयर होता है ये होता है 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर गुणित 1 किलोमीटर, तो उसको बोलेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, हेलो, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 वर्ग किलोमीटर। अब एक जो डिसिमिल होता है, 1 डिसिमिल किसके बराबर होता है? तो ये 40.46 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब एक जो मीटर है, इस मीटर में कितने फिट होते हैं? 3.28 फिट होते हैं, या 39.37 इंच होते हैं।
जो 1 इंच है यहाँ पे, इसमें 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पे होते हैं। ठीक, क्यों भाई, सिर्फ चाय को ले जाओ, बस ले जाओ। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लेता है। इसके बाद में जो द्रव्यमान है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द्रव्यमान यानी क्या, मास। तो यहां पे जो द्रव्यमान है यानी कि मास है के मात्रक यहां पे देखेंगे तो एक जो आउंस होता है, ठीक है, ये कहां पे यूज किया जाता है, ब्रिटेन में, अपने यहां यूज नहीं करते। 28.35 ग्राम के बराबर होता है। एक जो पाउंड होता है ये 16 आउंस के बराबर होता है, या बोलेंगे 453.52 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे पहले बोलते थे अपना 1 रुपया में कितना आना होता है, 16 आना, तो वैसे ही यहाँ पे भी 1 पाउंड में कितने होते हैं, 60 आउंस होते हैं। यहाँ पे 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.205, ठीक है, पाउंड के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, यहाँ पे 2.205 पाउंड यहाँ पे होते हैं। ठीक, एक दो यूनिट्स और है यहाँ पे, उसको देखते हैं। जो आयतन है, आयतन है वॉल्यूम है, तो आयतन के मात्रक यहाँ पे देखेंगे तो एक जो लीटर होता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर 0.2642 गैलन के इक्वल होता है। और एक जो गैलन होता है ये 3.785 लीटर के इक्वल होता है। ठीक, तो ये कुछ यूनिट्स यहाँ पे हैं कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो इतना सेंटीमीटर है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं इसको, क्यूबिक सेंटीमीटर आप लोग सुने होंगे, तो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर 0.2642 गैलन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे गैलन बोलेंगे। और 1 गैलन जो है वो किसके बराबर होता है, 3.785 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद में वी में सूत्र है, उसको कल ही स्टार्ट करते हैं ना, 3-4 मिनट बचा है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर, बाकी कल देखते हैं। इसमें क्या अधूरा रहेगा ना, फिर मजा नहीं आता।